हेलो गाइस। ये मेटल एंड नॉन मेटल का तीसरा लेक्चर है। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर ऑलरेडी बना चुके हैं, उसे आप पहले देख लेंगे तो इस लेक्चर को समझने में ज़्यादा आसानी होगी। और पहले 2 लेक्चर मैंने फर्स्ट लेक्चर में फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल बताए थे। दूसरे लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल बताए थे। केमिकल प्रॉपर्टी में हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हाउ मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन और एयर एंड हाउ मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट विद वाटर, यानी कि पानी के साथ और ऑक्सीजन के साथ मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं। आज हम तीसरा प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। क्या होता है जब मेटल किसी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है। सबसे पहले तो इस डाइल्यूट वर्ड को समझेंगे, ये डाइल्यूट होता क्या है। ठीक है, तो देखिए एसिड के बारे में समझते हैं। एसिड को 2 पार्ट में बांटा जाता है। एक होता है डाइल्यूटेड एसिड, एक होता है कंसंट्रेटेड एसिड। ठीक है, एक डाइल्यूटेड एसिड और एक कंसंट्रेटेड एसिड। डाइल्यूटेड एसिड को शॉर्ट में लिखते हैं डाइल्यूटेड एसिड, इसको शॉर्ट में ऐसा लिखते हैं, इसको कॉन्क लिखते हैं। डाइल्यूटेड एसिड का मतलब होता है, हम कह सकते हैं जब किसी सॉल्यूशन में, कोई सॉल्यूशन है किसका, वाटर प्लस एसिड का, कोई सॉल्यूशन है वाटर प्लस एसिड का, और इसमें अगर वाटर का अमाउंट ज्यादा हो और एसिड का अमाउंट कम हो तो हम उसको कहते हैं डाइल्यूटेड एसिड। इसी तरह से कोई सॉल्यूशन में अगर वाटर का अमाउंट कम हो और एसिड का अमाउंट ज्यादा हो तो हम उसको कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। तो हम यहाँ जो डिस्कस करने वाले हैं वो डाइल्यूटेड एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लस हम कुछ ये भी देखेंगे कि कौन से एसिड के साथ में ये प्रोसीजर नहीं होता है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि डाइल्यूटेड एसिड के साथ रिएक्शन कैसा होता है किसी मेटल का। ठीक है, तो जब कभी भी कोई मेटल डाइल्यूटेड एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल सॉल्ट बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व आउट होता है। मेटल मेटालिक सॉल्ट बनाता है और साथ में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व आउट होता है। यहाँ पे हीट भी बहुत ज्यादा अमाउंट में बनता है, ये हीट का सिंबल होता है। यहाँ पे हीट भी बहुत ज्यादा अमाउंट में बनता है, तो इस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं, यानी कि इसमें हीट बहुत ज्यादा इवॉल्व आउट होता है। इसका मतलब क्या हो गया, एक्सोथर्मिक। कौन कौन से एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो भाई HCl के साथ रिएक्ट करते हैं, H2SO4 के साथ, ये मेनली स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। एक और स्ट्रॉन्ग एसिड है उसके साथ रिएक्ट नहीं करता है, जो होता है HNO3, इसको कहते हैं नाइट्रिक एसिड। ठीक है, जब कभी इसके साथ रिएक्शन होता है मेटल का, जब कभी HNO3 के साथ मेटल का रिएक्शन होता है तो क्या होता है, ये जो होता है वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये जो होता है वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इट डज नॉट इवॉल्व आउट H2 गैस, ये H2 गैस को इवॉल्व आउट नहीं करता। सिर्फ HNO3 के साथ ये शर्त है, इन दोनों के साथ शर्त नहीं है। इन दोनों का रिएक्शन का भी हम बहुत सारा एग्जांपल लिखेंगे। HNO3 के बारे में सिर्फ इतना समझ ले, ये वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो ये जो होता है H2 गैस को इवॉल्व आउट नहीं करता है। तो अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, HCl और H2SO4 के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम नीचे ही लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मेटल है Fe प्लस HCl, तो ये बनाता है FeCl2 प्लस H2। तो इसे बैलेंस कर लीजिए यहाँ पे 2 लगा करके। ऐसे ही मान लीजिए Zn है प्लस HCl है, तो क्या बनाएगा ZnCl2 प्लस H2। और ये सब कैसे HCl है, 2 लगा लीजिए। ये सब कैसे HCl है, ये सब जो HCl हो रहे हैं ये है डाइल्यूटेड एसिड।
ये कैसे HCl डाइल्यूटेड एसिड है। ऐसे ही और भी लिख सकते हैं, और एग्जाम्पल लिख सकते हैं। H2SO4 के साथ लिख लेते हैं एक दो एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए Zn है प्लस H2SO4 है, तो ये बनाएगा ZnSO4 प्लस H2। ऐसा ही एक और ले लेते हैं FeCu ले लेते हैं, Cu प्लस H2SO4, क्या बनेगा CuSO4 प्लस H2। इन सब केस में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व आउट हो रहा है। और ये सब कैसे हो रहे हैं, ये सब जो होते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। इन सब में हाईली अमाउंट में हीट जनरेट होता है, ये सब के सब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। कुल मिला के इतनी सी बात याद रखनी, मेटल जब कभी भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो मेटालिक सॉल्ट बनाता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व आउट होता है, साथ में कुछ हीट जनरेट होता है। जो हीट जनरेट होता है इसकी वजह से इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्लियर इतना सा बात, तो ये आई थिंक सिंपल सा है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि कैसे एक मेटल दूसरे मेटालिक सॉल्ट से रिएक्शन करता है। एक मेटल किसी दूसरे सॉल्ट सॉल्यूशन से, मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन से किस तरह से रिएक्शन करता है। आइए इस भाग को भी देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल with other metal salt solution। अच्छा, मैंने नॉन मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन नहीं बताया। क्यों नहीं बताया, नॉन मेटल जो होते हैं वो ऑलरेडी एसिडिक नेचर के होते हैं, तो वो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। नॉन मेटल जनरली एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने नॉन मेटल का एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं बताया, ठीक है। अगर होता तो मैं पक्का डेफिनेटली बता देता। अब यहाँ पर कोई एक मेटल है, वो अदर मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा। तो जनरली होता क्या है, आपने चैप्टर वन में एक पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे टोटली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। हाईली रिएक्टिव मेटल जो होगा लेस रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट से उसको बाहर निकाल देगा, तो वो बना देगा, इस तरह से डिस्प्लेस्ड हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई मेटल है और यहाँ पे मेटालिक सॉल्ट है, तो ये मेटल वन है, ये मेटालिक सॉल्ट, ठीक है। तो मेटल वन का जो सॉल्ट होगा, मेटल वन सॉल्ट प्लस यहाँ पे मेटल टू आ जाएगा। कौन सा मेटल, ये जो मेटल है ये टू मेटल, ये वन मेटल। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए Fe है प्लस CuSO4 है, तो क्या हो जाएगा FeSO4 प्लस Cu। तो यहाँ ध्यान से देखिए, Fe जो है Cu से ज्यादा रिएक्टिव होता है, Fe Cu से मोर रिएक्टिव होता है। तो Fe क्या करता है, Cu को यहाँ से डिस्प्लेस कर देता है, FeSO4 इंटू Cu हो जाता है, ठीक है, प्लस Cu हो जाता है। ऐसे ही आप लिख सकते हैं Zn प्लस CuSO4 क्या हो जाएगा, ZnSO4 प्लस Cu, यानी कि Cu लेस रिएक्टिव होता है, Cu को बाहर कर दिया जाता है। तो इस चीज को याद रखने के लिए आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी होगी। रिएक्टिविटी सीरीज मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए, हाँ तो बच्चों, मैंने रिएक्टिविटी सीरीज के लिए एक मैंने सीरीज बनाई है और साथ में इसका ट्रिक भी मैंने लिखा है, ठीक है। KNaCaMgAlZn Fe Pb और H। तो इसे, ये हाईली रिएक्टिव है और ये लेस रिएक्टिव है। यहाँ पे सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव, यहाँ पे लेस रिएक्टिव है। और यहाँ पे फिर से मैंने H जो यहाँ पर लिखा था वही H यहाँ लिखा होगा, HCuAg HgAgAu और PT मतलब प्लेटिनम होता है, ठीक है। इसको याद रखने का ट्रिक ऐसा है, याद रख लीजिए, केदारनाथ का मंगू आलू जरा फीका पकाता है। तो ये ऐसे याद रहेगा, केदार से के हो गया, नाथ से Na हो गया, का Ca का, मंगू Mg मंगू याद रख लीजिए, केदारनाथ का मंगू आलू जरा फीका पकाता है। तो ये जो है हाईली रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव मेटल के, हाईली रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव तक का एग्जांपल हो गया। और यहां से हाई कोर्ट है आप, हाई कोर्ट है आप, बस इतना याद रखिए, डबल AP, हाई कोर्ट है आप। बस ये जो होते हैं नॉट रिएक्टिव शो होते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं। और यहाँ पर केदारनाथ का मंगू आलू जरा फीका पकाता है, केदार से के, नाथ का N, का Ca, मंगू Mg, आलू Al, जरा Zn, फीका Fe, पकाता Pb है H। बस तो इतना ये रिएक्टिविटी सीरीज है। इसे अगर आप याद कर लेंगे तो हमें आसानी से पता चल जाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल लिखते हैं, मान लीजिए हमने लिखा Cu प्लस FeSO4 टेंड्स टू
CuSO4 प्लस Fe। क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? तो आप कहेंगे नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि Cu ने डिस्प्लेस कर दिया किसको? Fe को। Fe कहाँ है देखिए यहाँ पर, तो Fe ज्यादा रिएक्टिव है और Cu कम रिएक्टिव, ये तो रिएक्शन ही शो नहीं करता है, ठीक है। तो Fe जो होता है इसको अलग नहीं कर सकता, लेकिन यही अगर उल्टा रहता Fe प्लस CuSO4 रहता तो बना देते FeSO4 प्लस Cu। क्या ये पॉसिबल है? तो आप कहेंगे यस पॉसिबल है। ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि Fe जो होता है हाईली रिएक्टिव होता है और Cu जो होता है लेस रिएक्टिव होता है, तो Fe जो है Cu को डिस्प्लेस आराम से कर लेगा। तो आई थिंक इस ट्रिक को 3-4 बार आप लोग पढ़ना तो याद हो जाएगा। केदारनाथ का मंगू आलू जरा फीका पकाता है, हाई कोर्ट है आप, हाई कोर्ट है आप, बस इतना से याद रख लें। हाई कोर्ट है आप रिएक्शन शो नहीं करता और केदारनाथ का मंगू आलू जरा फीका पकाता है ये रिएक्शन को शो करता है। ये मोर रिएक्टिव, ऊपर वाले हाईली रिएक्टिव, नीचे वाले लेस रिएक्टिव, ठीक है। Zn Fe को डिस्प्लेस कर देगा, Fe Zn को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। मंगू Mg Zn को डिस्प्लेस कर सकता है, Zn Mg को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो इन बातों को याद रखेंगे, ये थोड़ा सा शॉर्टकट ट्रिक हो गया है आपके लिए। आइए इसके बाद हम देखते हैं कैसे एक मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है। तो आइए देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल। तो कोई भी मेटल किसी नॉन मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है इस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जरा आप लोग ध्यान से समझिएगा। मेटल के पास प्रॉपर्टी होता है कि वो मेटल से अपना इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है और नॉन मेटल के पास प्रॉपर्टी होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके नॉन मेटल पे नेगेटिव चार्ज बना सकता है। तो जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं, इधर का प्लस ई इधर का प्लस ई दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और मेटल नॉन मेटल के पास जब कंबाइन करेंगे तो M प्लस प्लस और साथ में क्या आ जाएगा NM माइनस। तो इसका पॉजिटिव वाला इधर आ जाएगा, इसका पॉजिटिव वाला इधर आ जाता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन के गेन और लॉस से आयनिक बॉन्ड बनते हैं। किसका फॉर्मेशन होता है? आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और इस तरह से आयनिक कंपाउंड बनते हैं। इस तरह से आयनिक कंपाउंड बनते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज से आयनिक बॉन्ड बनता है और आयनिक कंपाउंड भी बनता है। फॉर एग्जांपल सोडियम ले लेते हैं। सोडियम क्या करता है? सोडियम पॉजिटिव बनाता है और एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है। क्लोरीन क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को ले लेता है और बनाता है क्लोरीन नेगेटिव। जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो इधर का वन इलेक्ट्रॉन देखिए आर पार से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो Na प्लस और Cl माइनस एक साथ आ जाएगा, तो NaCl सॉल्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? NaCl सॉल्ट। अब ये NaCl सॉल्ट कैसे? ये NaCl सॉल्ट जो है आयनिक कंपाउंड है। ये NaCl सॉल्ट कैसे कंपाउंड है? आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो रिएक्टिविटी क्यों करता है? ये इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस क्यों करता है? तो इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस जो होता है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए होता है। वो अपने आप को नोबल बनाना चाहता है। नोबल गैस गेन करने की, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए ये ऐसा होता है। तो हम जरा इस चीज के बारे में देख लेते हैं, कौन इस चीज को कर सकता है, कौन इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस कर सकता है। तो हम इसके लिए थोड़ा सा एक बात लिखेंगे। आपको पता होगा पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट ग्रुप, पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट ग्रुप लीनाक, ठीक है, लीनाक। उसके बाद सेकंड में बेटा मांगे कार, बेटा मांगे कार। ये ग्रुप 1 के एलिमेंट थे और ये ग्रुप 2 के एलिमेंट थे। इनका रिएक्शन ग्रुप 17 के एलिमेंट से करा जाता है। ग्रुप 17 के एलिमेंट से। ग्रुप 17 में क्या होता है? फिर कल बाहर आई आंटी, तो आंटी जी को छोड़ देते हैं, फिर कल बाहर आई। तो ग्रुप 17 जो होता है इन सब पे -1 का चार्ज होता है। ग्रुप 2 पर सब पे +2 का चार्ज होता है। ग्रुप 1 पे सब पे +1 का चार्ज होता है, ठीक है। तो अब देखिए Li और F के साथ जब रिएक्शन करेगा तो बनाएगा LiF, एक चार्ज, दोनों का एक एक चार्ज, NiF, NaF, उसी तरह से KF बना लेगा। ऐसे ही और क्या बना सकता है? LiCl बना लेगा। और क्या बना लेगा? NaCl बना लेगा। और क्या बना सकता है? KCl बना सकता है, KCl,
ऐसे ही LiBr बन जाएगा, NaBr बन जाएगा, KBr बन जाएगा। अगर इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, अगर ग्रुप 2 के साथ रिएक्शन करेगा तो बनेगा BeF2 BeCl2, क्योंकि इसका पॉजिटिव 2 जो होगा इस पर चला जाएगा, MgCl2 MgCl2। तो ये सब कंपाउंड बनेंगे, यानी कि फर्स्ट के साथ रिएक्शन के साथ ये ऐसा बनेगा, और सेकेंड ग्रुप के साथ रिएक्शन करेंगे तो इसके साथ में नॉन मेटल के साथ में ग्रुप 17 वाले एलिमेंट के साथ में 2 लग जाएगा। तो इस तरह से ये सब कंपाउंड आपके टोटल मिला के बनेंगे। तो ये सब सॉल्ट के ही एग्जांपल, डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट हैं। मेन सॉल्ट आपका ये वाला है, सोडियम क्लोराइड। मेनली ये सॉल्ट होता है जो हम लोग टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, जो हम लोग इसका घरों में भी यूज करते हैं। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गया होगा। और ये क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड। ये सब कैसे कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड, यानी कि जब मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करता है दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड। क्या बनाते हैं, ये आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। क्यों बनाते हैं आयनिक कंपाउंड, क्योंकि आयन का एक्सचेंज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज से जो कंपाउंड बनते हैं उनको आयनिक कंपाउंड कहते हैं। ऐसे ही कार्बन कंपाउंड में आप पढ़ेंगे कि वहां पे कोवलेंट बॉन्ड बनता है। कोवलेंट मतलब शेयरिंग बॉन्ड होता है। तो शेयरिंग बॉन्ड को जब हम कार्बन कंपाउंड पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे। अभी फिलहाल इसको देख लेते हैं। चलिए, इसके बाद हम आयनिक कंपाउंड जब बन गया तो इस आयनिक कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे कि आयनिक कंपाउंड की क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं। हाँ, तो मैंने आयनिक कंपाउंड के बारे में बताया है। आयनिक कंपाउंड क्या होता है, आयनिक कंपाउंड द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल टू अ नॉन मेटल आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, यानी कि वो कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, अभी जो मैंने बनाया था मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, जैसे Na पॉजिटिव प्लस Cl माइनस से क्या बन गया था, NaCl बन गया था। यानी कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो कंपाउंड बने थे इसको ही आयनिक कंपाउंड कहते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज कैसी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी, सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, जनरली ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल BRITTLE, ये जनरली सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल बोले तो अगर हम इस पे मारेंगे तो चूर चूर हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा होता है ब्रिटल, सॉलिड होता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट MP एंड BP, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इसके बहुत ज्यादा हाई होते हैं, ठीक है। सोल्युबिलिटी, ये वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे, अदरवाइज ये डिसॉल्व नहीं होते हैं। सोल्यूबल इन वाटर एंड इनसोल्यूबल इन केरोसिन, पेट्रोल, समथिंग समथिंग। तो ये वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, अदरवाइज ये डिसॉल्व नहीं होते हैं। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनमें इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट करेगा, कब करेगा, जब ये लिक्विड फॉर्म में होंगे, यानी कि मोल्टेन स्टेट में होंगे, यानी कि सॉल्यूशन के फॉर्म में होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। लेकिन जब सॉलिड फॉर्म में हो तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन फॉर्म और सॉल्यूशन फॉर्म। या तो वो लिक्विड के फॉर्म में हो या तो सॉल्यूशन के फॉर्म में हो तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर जाएगा, बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के फॉर्म में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। तो आई थिंक आप इसका स्क्रीनशॉट अगर ले लेंगे तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे हम कहेंगे कि इसको 2-3 बार पढ़ें और लिख लें। लिखेंगे तो आपका भला हो जाएगा और आपको ये याद भी हो जाएगा। एग्जाम में पूछता है आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को बताइए, तो ये आपके एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा अकरेंस ऑफ मेटल, यानी कि मेटल किस तरह से हमारे इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। अर्थ क्रस्ट में कौन सा मेटल सबसे ज्यादा पाया जाता है, सबसे कम कौन सा पाया जाता है, ओर्स क्या होता है, मिनरल्स क्या होता है, गैंग क्या होता है, इन सब के बारे में समझेंगे। और मेटल को प्यूरिफाई कैसे किया जाता है इसको भी समझेंगे, उसके प्यूरिफाई करने के मेथड को भी समझेंगे। मैं थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ चैप्टर। अगर कोई भी बच्चे इसको अगर सही से पढ़े और नोट्स बनाए तो उनको कोई ट्यूशन की जरूरत नहीं होगी। आपको एक तरह समझा जाए तो फुल्ली ट्यूशन गाइड है आपका। अगर आप हमारे लेक्चर सीरीज को प्रॉपरली सही तरीके से देखते हैं तो आपको ट्यूशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साइंस में और मैथ्स में भी बहुत सारे लेक्चर पढ़े हुए हैं, आप लोग देखा करो। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कर दिया करो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।